जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है IAS कर यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं आज ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यदि आप उसे नहीं देखे तो पहले उसे देख लें। यह पहले वाला जो वीडियो था वो कंटिनेंट अर्थात महादेश से संबंधित था, जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग माउंटेन रेंजेज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की पर्वत श्रेणियां देखेंगे। विश्व की पर्वत श्रेणियों से पूछे जाने वाले अभी तक के सभी प्रश्न में मैक्सिमम ये रहता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस देश या किस कंटिनेंट या किस भाग में अवस्थित है। इस पर फोकस करके पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज बनाया गया है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि यहाँ इमेज और मैप के थ्रू आपको सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद करा दिया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न परीक्षाओं में बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए यहाँ शुरू करते हैं। साथ ही इसमें 35 MCQ जो है आपको वीडियो लेक्चर, आपको जो कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस 35 MCQ को भी सॉल्व किया जाएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस लेक्चर में सबसे पहली बात आती है कि हम लोग पर्वत पढ़ रहे हैं। पर्वत होता क्या है, पर्वत की परिभाषा क्या है। तो ये धरातल के ऊपर उठे हुए भाग होते हैं जो पर्वत कहलाता है। खास में साथ ही कुछ और विशेषताएं होती है। ढाल तीव्र होती है, शिखर संकुचित होता है अर्थात एलिवेटेड पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और स्टीप स्लोप होगा और नैरो समिट होगा। ये सभी जो विशेषताएं हैं ये पर्वत की है। बात आती है पर्वत और पठार में क्या अंतर है। तो पर्वत और पठार की अंतर की बात करें तो पठार का भाग चौरस और सपाट होगा। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। देखिए ये है चौरस और सपाट, इसी को बोलेंगे चौरस और सपाट, और प्लेट्यू होता है ये। और जबकि पर्वत का जो है शिखर नुकीला और संकुचित होगा। पॉइंटेड एंड नैरो पीक जो होगा ये पर्वत का होगा। ये देख सकते हैं पॉइंटेड पीक है, ये पॉइंटेड पीक है और नैरो पीक है। स्टीप स्लोप है और इसका जो है चौरस है, सपाट है अर्थात फ्लैट टॉप्स है। तो ये हो गया पठार। तो पठार और माउंटेन में मुख्यतः अंतर यही है जो आप यहाँ देखे हैं कि जो इसका टॉप है वो कैसा है, फ्लैट है या नैरो है। यदि नैरो है तो यह माउंटेन में आएगा और फ्लैट है तो प्लेट्यू होगा। साथ ही ऊंचाई के आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया गया है। ऊंचाई के आधार पे इसे देखें तो सामान्यतः 1000 से अधिक ऊंचा पर्वत कहलाता है अर्थात 1000 मीटर से ज्यादा हाइट जो होगा माउंटेन कहलाएगा। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। ठीक है, क्या अपवाद है? तो आप यहाँ पे 2 इमेज देख रहे हैं। इन दोनों इमेज से ही अपवाद जुड़ा हुआ है। क्या? तो पहला पारसनाथ, गिरिडीह, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ का पहाड़ी है, ये एग्जाम्पल है। इसकी जो ऊंचाई है ये है 1366 मीटर। देख रहे हैं ये जो है टोटल 1366 मीटर की ऊंचाई है। अब जो आप ऊपर का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखे थे, इस आधार पे तो इसे क्या कहा जाना चाहिए था? पर्वत कहा जाना चाहिए था अर्थात माउंटेन कहा जाना चाहिए था। लेकिन इसे कहा क्या जाता है? इसे पहाड़ी कहा जाता है। आइए हम आगे समझते हैं दूसरा एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है इंग्लैंड का पेनाइन श्रृंखला अर्थात पेनाइन सीरीज इंग्लैंड का। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 893 मीटर, लेकिन फिर भी इसे माउंटेन कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। बात आती है कि ऐसा एक्सेप्शन क्यों आया? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ सापेक्ष ऊंचाई का मतलब हुआ कि आसपास का एरिया कितना उठा है या कितना धंसा हुआ है, ये कहता सापेक्ष ऊंचाई। और भौगोलिक स्थिति भी पर्वत की पहचान को निर्धारित करता है अर्थात वह किस रीजन में है, किस एरिया में है, पठारी भाग में है, पर्वतीय भाग में है, ये सभी बातों पर भी निर्भर करता है। इसीलिए केवल 1000 मीटर से ऊपर ऊंचा हो जाना या 1000 मीटर से कम हो जाना इस बात को निर्धारित नहीं करता है कि यह पर्वत है या पठार है। यह निर्धारित करने के लिए सापेक्ष ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही आपने यहाँ क्या इमेज से समझा? यदि आप इस इमेज को अच्छे से देख लेते हैं, आप नोट्स बना लेते हैं, तो ये आपको हमेशा याद हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, पारसनाथ की जो पहाड़ी है कहाँ अवस्थित है। तो यदि जिला पूछे तो गिरिडीह और राज्य पूछे तो झारखंड। ठीक उसी तरह से पेनाइन श्रृंखला कहाँ अवस्थित है यह पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से याद हो गया इंग्लैंड। यदि आप इसी तरह से पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको पर्वत और माउंटेन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
यहाँ आपको रट्टा नहीं मारा जाएगा, आप आसानी से इमेज और मैप के थ्रू सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ को याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। आइए देखिए आगे। आगे है पर्वतों का सागर अर्थात द सी ऑफ माउंटेन। ये उपनाम है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पर्वतों का सागर किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन रहेगा और उसी में से एक ऑप्शन रहेगा ब्रिटिश कोलंबिया। तो पर्वतों का जो सागर है, सी ऑफ द माउंटेन है, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अब बात आती है सागर क्यों वर्ड आया। सागर तो पानी के लिए हुआ, पर्वत के लिए कैसे यूज हो गया। तो देखिए यहाँ पर्वतों का सागर उपनाम जो है, पहले यहाँ पे ये कारण है क्योंकि यहाँ यह जो है पर्वत श्रृंखलाओं की यहाँ बहुतायत है, अर्थात बिकॉज कंटेन्स एन अबंडेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, अर्थात माउंटेन रेंज बहुत ज़्यादा हो, बहुत विशाल मात्रा में माउंटेन रेंज हो, तो ऐसे को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो इसे बोलते हैं सागर या समुद्र। अर्थात हम लोग वर्ड भी यूज करते हैं कि दुखों का सागर टूट पड़ा, तो सागर वर्ड उस जगह यूज होता है जहां बहुत को दिखाना हो, जब बहुत ज्यादा को दिखाना होता तो सागर वर्ड यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से पर्वतों का सागर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं की बहुतायत है, एबंडेंस है। बात करें यह है कहाँ ब्रिटिश कोलंबिया, तो पर्वतों का सागर उपनाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का नाम है। जिस तरह से हमारे किसी राज्य का नाम होता झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ठीक उसी तरह से कनाडा का एक प्रांत है, एक स्टेट है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। इस प्रांत में यह क्षेत्र है जिसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। और यह अवस्थित कहाँ है, यह प्रशांत महासागर से लेकर रॉकी पर्वत तक फैले विशाल और ऊंचे उबड़ खाबड़ पर्वतों से आच्छादित है। यह इसे ध्यान रखेंगे। देश पूछे ये कहाँ किस देश में है, तो कनाडा में है। किस प्रांत में है, तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में है। उपनाम क्या है, पर्वतों का सागर। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, एबंडेंस है। और बात करें पहली बार पर्वतों का सागर का जिक्र कहाँ मिला है, तो मोलिनियस सेंट जॉन की पुस्तक जो 1876 में छपी थी, द सी ऑफ माउंटेन से लिया गया है। और इसी को एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया, इसी पुस्तक के आधार पर इसका नाम रखा गया पर्वतों का सागर। और यह जो क्षेत्र है, आप जो इमेज देख रहे हैं, यह क्षेत्र रॉकी कोस्ट कोलंबिया पर्वत श्रृंखलाओं का प्रमुख भाग है। ये जितने भी पर्वत श्रृंखला है इसी का प्रमुख भाग है, जो उत्तर अमेरिका और पश्चिम भाग की भौगोलिक पहचान है। उत्तर अमेरिका जो महादेश है, उस उत्तर अमेरिका के पश्चिम वाला भाग जो है उसी की यह पहचान है। इसे ध्यान रखने की जरूरत है और यहीं से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उन सभी को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं बारी बारी से सबसे पहले, और फिर इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे एंडीज हुआ, रॉकी हुआ, सबको डिटेल में पढ़ करके सेपरेट मैप, ये वर्ल्ड मैप पे पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर सेपरेट मैप पे पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका के मैप पे एंडीज पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका के मैप पे रॉकी पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे। इसीलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें एंडीज पर्वत श्रेणी की, तो आप देखिए पूरा इमेज को देखिए, कहाँ एंडीज पर्वत श्रेणी दिख रहा है आपको, बिल्कुल यही है एंडीज पर्वत श्रेणी। ये कहाँ है, किस महादेश में है, तो साउथ अमेरिका महादेश में है। और ये तो महादेश हो गया साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के किन किन देशों में फैला हुआ है, तो टोटल 7 देशों में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, इस तरह से टोटल 7 देशों में फैला हुआ है। इन 7 देशों को हम दक्षिण अमेरिका के मैप पे आगे देखेंगे कि कैसे कैसे देश लगा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉकी पर्वत श्रेणी की बात करें तो रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल ये है रॉकी पर्वत श्रेणी। ये जो दिख रहा है आपको ऐसे करके, ये रॉकी पर्वत श्रेणी है। रॉकी पर्वत श्रेणी किन किन देशों में, महादेश की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका महादेश में है। और किन किन देशों में फैला हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में फैला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका महादेश में। यहाँ 2 देश है, यहाँ 7 देश है। तो ये 2 पर्वत हम लोग देख लिए हैं। साथ ही बात करें ये जो एंडीज पर्वत है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबाई 7200 किलोमीटर है इसकी लंबाई है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो गया। इसके बाद इसका जो अलग अलग पार्ट है, कार्डिलेरा डी मेरिडा, माउंट कोटोपेक्सी आपने सुना होगा, चिम्बाराजो, ये सभी इसी का भाग है, एंडीज पर्वतमाला का भाग है। इसके अलावा बात करें तो ये रॉकी पर्वत है, इसमें मैकिनले, मैकेंजी, अलास्का पर्वत श्रेणी, सियारा निवेदा और सियारा माद्रे इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, विस्तारित भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग इसी सीरीज में। अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड मैप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं कहाँ दिख रहा है, तो जी बिल्कुल ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया एक बार परीक्षा में पूछा गया ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, जब ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया रहा तो इसके किस भाग में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये कह सकते हैं आप पूर्वी भाग में, पूर्वी और मध्य भाग कह सकते हैं। ये पूरा वाला तट है, यहाँ पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज महादेश की बात करें तो ओशिनिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश एक ही बात है। और कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया देश में फैला हुआ है। ये हो गया। साथ ही यहाँ पे और है ब्रोकन हिल्स है, और ये है दक्षिण आल्प्स। दक्षिण आल्प्स भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है दक्षिण, अर्थात ये देखिए ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ और नीचे को बोलते हैं साउथ अर्थात साउथ आल्प्स जो है। और ये रहा आपको आल्प्स। केवल आल्प्स बात करें तो यूरोप, और साउथ आल्प्स की बात करें तो न्यूजीलैंड में अवस्थित है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। हिमालय एशिया महादेश में है। हिमालय से तो हम सभी परिचित है, ये रहा हमारा हिमालय, ये रहा हिमालय। और हिमालय कुल कितने देशों में फैला हुआ है, तो टोटल 5 देशों से होकर के हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है। नेपाल, इंडिया, चाइना, भूटान और पाकिस्तान, कुल 5 देशों से होकर हिमालय श्रृंखला गुजरती है। काराकोरम की बात करें तो ऊपर में है ये काराकोरम है, और काराकोरम में ये है काराकोरम का, ये इसे करके दिखाया गया है काराकोरम। और काराकोरम कुल कितने देश से होकर गुजरती है, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया से होकर गुजरती है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात करें हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की तो आप देखिए इमेज में, ये रहा आपको हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला यदि आपसे पूछ दिया जाए किस महादेश में है तो बिल्कुल एशिया महादेश होगा। और हिंदू कुश नाम तो बिल्कुल हिंदू जैसे लग रहा है कि हिंदुस्तान अर्थात इंडिया से रिलेटेड होगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड है। यह नाम उस समय पड़ा जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी एक ही पार्ट हुआ करता था, इसीलिए हिंदू कुश नाम पड़ा है। ये एशिया महादेश में है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा हुआ है, से होकर गुजरता है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। बात करें पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की, ये देखिए ये रहा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ये भारत के पश्चिमी तट से सटा हुआ है, गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। इसे याद रखेंगे, पश्चिमी घाट श्रृंखला है, ये इंडिया से संबंधित है केवल। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला आप देख सकते हैं पूरे इमेज में, देखिए ये रहा आपका, ये जो लंबा सा बड़ा सा दिख रहा है ये अपलेशियन पर्वत है। ऊपर में एल्लेनी है, नीचे है अपलेशियन। और अपलेशियन यदि महादेश की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका महादेश में। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला किस देश से संबंधित है, तो हमेशा आंसर याद रखेंगे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से संबंधित है। साथ ही कनाडा से होकर भी गुजरता है, महादेश में नॉर्थ अमेरिका और कंट्री में यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, ये याद रखेंगे। आगे देखें तो एटलस पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एटलस पढ़ते हैं, एटलस खरीदते हैं, तो एटलस इसी नाम से बना हुआ है, एटलस पर्वत। एटलस माउंटेन जो है किस महादेश में है, सबसे पहले देख लीजिए। ये रहा आपको एटलस, आपको दिख रहा होगा बहुत सिंपल वे में, ये रहा एटलस। और एटलस किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश के कितने देशों से वो गुजरता है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। हम लोग जब अफ्रीका महादेश में ये देखेंगे, अलग अलग देश से भी दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे गुजर रहा है। तत्काल आप महादेश अच्छे से देख लीजिए किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में है। और किन किन देशों से वो गुजरता है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो एटलस जो है अब शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, एमएटी, एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया। आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स माउंटेन जो है कहाँ है, यूरोप कंटिनेंट में, यूरोप महादेश में है। और कुल कितने देशों से वो गुजरता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 देशों से होकर के फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, लिechtenstein और मोनाको, इतने देशों से होकर गुजरती है। अब आप मैप में देखिए कहाँ आल्प्स, बिल्कुल यही है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। यहाँ यूरोप का देश है, यूरोप के देश छोटे छोटे देश है और आसपास में सभी देशों की सीमाएं आपस में सटी है। और आल्प्स पर्वत इतने देशों से होकर गुजरता है। आपसे पूछा जाए किस महादेश में है, तो हमेशा याद रखेंगे यूरोप महादेश। और कितने देशों से होकर गुजरता है, तो 8 देश, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवानिया, लिechtenstein और मोनाको, ये याद रखेंगे। बात करें काकेकस पर्वत की, काकेकस माउंटेन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ काकेकस माउंटेन है, ये रहा आपको आल्प्स। इसके आगे जो ये दिख रहा है, ये वाला जो भाग है, ये है काकेकस माउंटेन। यदि महादेश की बात करें किस महादेश में है, यूरोप और एशिया में है। कुछ भाग यूरोप में भी है और कुछ एशिया में भी है।
अर्थात यूरेशिया वाला पार्ट में है। यूरोप और एशिया का सम्मिलित पार्ट जो क्या कहलाता है, यूरेशिया। यूरेशिया वाले पार्ट में है यह। और देश की बात करें तो रसिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया में यह फैला हुआ है। याद रखेंगे, रसिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया में फैला हुआ है काकेशस पर्वत श्रृंखला। और इंपॉर्टेंट की बात करें तो यूराल पर्वत। आपने आल्प्स देखा, आपने काकेशस देखा, उससे ही आगे बढ़ेंगे तो ये जो दिख रहा है, ये खड़ा हुआ ऐसे करके उत्तर से दक्षिण की दिशा में फैला हुआ पर्वत, यही है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत किस महादेश में है, तो यह भी यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। बात करें किन देशों से होकर गुजरता है, तो रसिया और कजाकिस्तान से होकर गुजरता है यूराल। याद रखेंगे, एशिया और रसिया और कजाकिस्तान। आगे बात करें स्कैंडिनेवियाई जो रेंज है, अर्थात स्कैंडिनेवियन रेंज जो है, आप देखिए इमेज में सबसे पहले ये रहा स्कैंडिनेवियन। अब आप महादेश को इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बिना आप यहां देखे भी। कौन सा महादेश हो जाएगा, यूरोप महादेश। महादेश तो यूरोप हो गया। देश में कौन कौन आएगा, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इन्हीं देशों को भी स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। यहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्री का भाग है या भाग नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियाई जो पर्वत श्रृंखला है, रेंज है, इन्हीं देशों से होकर गुजरता है। महादेश की बात करें, कंटिनेंट की बात करें तो यूरोप हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला पार्ट है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, ये देख रहे हैं आप, ये रहा आपको ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। जब ड्रेकन्सबर्ग पर्वत यहाँ है तो कौन सा महादेश हो जाएगा, ऑब्वियसली ये अफ्रीका महादेश हो जाएगा, कंटिनेंट हो जाएगा। और देश की बात करें तो साउथ अफ्रीका और लेसेथो, जो दो देश है, साउथ अफ्रीका और आगे चल के लेसेथो है, इन साउथ अफ्रीका और लेसेथो में से होकर यह गुजरता है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़े तो आगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है तिएनशान। आपको दिख रहा है तिएनशान, ये रहा आपका तिएनशान। सबसे ऊपर वाला जो भाग दिख रहा था ये है तिएनशान का। और कितने देशों, ये महादेश कौन सा, तो एशिया महादेश देश, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से होकर गुजरती है। आगे बात करें अल्ताई। अल्ताई या अलाई दोनों बोला जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अलाई ये कहाँ है, एशिया महादेश में है, आप देख सकते हैं। ये रहा आपको अल्टाई, आपको दिख रहा है ऐसे करके लाइन खींचा हुआ, ये अल्टाई पर्वत श्रृंखला है। और ये रसिया, मंगोलिया, चाइना और कजाकिस्तान में फैला हुआ है, इसका विस्तार है। कुल्लून एशिया में है। कुल्लून कहाँ है, एशिया में। ये रहा आपको कुल्लून, ये रहा कुल्लून। कुल्लून कहाँ है, एशिया में है। और एशिया के किस कंट्री में है, तो चाइना में है। इस तरह से और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सियारा माद्रे, ये रहा आपको सियारा माद्रे। सियारा माद्रे है और या सियारा नेवेदा, दोनों याद रखेंगे आप लोग। सियारा नेवेदा ऊपर है और माद्रे नीचे है। तो माद्रे जो सियारा माद्रे है किस कंटिनेंट में है, तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। और किस देश में, नॉर्थ अमेरिका के किस देश में है, तो याद रखेंगे मैक्सिको में है। माद्रे जो है नीचे है और नीचे मैक्सिको आता है। अमेरिका के नीचे में मैक्सिको कंट्री है, तो मैक्सिको कंट्री हो गया। अब बात करें अलास्का श्रेणी की, अलास्का रेंजेज की, तो अलास्का रेंज जो है ये रहा आपको अलास्का रेंज। ये जो दिख रहा है ये अलास्का रेंज है। आप देखिए, यदि आप नॉर्थ अमेरिका को मैप को देखते हैं तो ऐसे करके बांटा हुआ भाग है, ऐसे करके बांटा हुआ भाग है। तो ये बहुत सारा कटा फटा भाग है। ये हो गया कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, और ये भी यूएसए का ही पार्ट है। ये जो है यूएसए का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है, अर्थात कुछ पार्ट यहाँ है और कुछ पार्ट यहाँ है। इसे रसिया से खरीदा था यूएसए ने, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये अलास्का है और अलास्का श्रेणी जो है ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आता है। और स्टेट की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट अलास्का वाले भाग में पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकता था उन सभी इंपॉर्टेंट को देखने का प्रयास किया है। साथ ही और कुछ इस चीज को देखें तो एक सेकेंड इसे इरेज कर ले, एक सेकेंड रुकेंगे सभी। कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका, जिसका डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे देखेंगे। इस वर्ल्ड मैप पे एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देख रहे हैं आपको सबसे पहले क्या क्या इसमें से हम लोग अभी डिस्कशन नहीं किया, तो आप देखिएगा मैकिनले और मैकिनले और मैकेंजी जब पूछा जाएगा तो आपको मैकिनले जो है ये अलास्का का ही सर्वोच्च श्रेणी है और मैकेंजी जो है कनाडा वाले भाग में पड़ता है। सियारा नेवेदा ऊपर, सियारा माद्रे नीचे, कार्डिलेरा डी मेरिडा और कोटोपेक्सी और चिम्बारा जो ये तीनों के तीनों एंडीज का पार्ट है। इसके बाद एलिगेनी है, अपलेशियन है। इसके बाद पिरेनीज
कहाँ है? तो यूरोप में है। कैटाम्ब्रियन, पेन्नाइन, ग्रेपियन, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, स्कैंडिनेवियाई देखे ही है। ये सारा जो देखे हैं उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं देखे हैं उसको देखिए। ब्लानोनोव जो है ये भी रसिया में है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दक्षिण अल्प्स, आपको अभी बताए थे, न्यूजीलैंड में है। इसके अलावा असीर पर्वत है, उसके एपेनाइन पर्वत है, कैमरून है, किलिमंजारो है तंजानिया में, डेकन्सबर्ग है। इन सभी को हम लोग आगे बहुत अच्छे से डिटेल से देखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट को, कुछ इस इमेज के थ्रू भी देख करके हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग जितना पढ़े हैं, तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये है रॉकी, और रॉक ऊपर में नेवेदा और नीचे मादरे, तो दोनों में सियारा लगा है, सियारा नेवेदा और सियारा मादरे। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये अपलेशियन। ये इंपॉर्टेंट है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला के। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला के हो गया। बात करें अफ्रीका महादेश में, तो एटलस जो है अफ्रीका महादेश में है, और रेवेंजोरी जो है ये भी है। इसके अलावा डेकन्सबर्ग है, ये अफ्रीका महादेश का इंपॉर्टेंट है। और यदि यूरोप महादेश में देखें तो एपेनाइन है, पेरेनीज है, आल्प्स है, काकेकस है और टायरस है, ये सभी जो है, और स्कैंडिनेवियन है, यूराल है, ये सभी जो है मुख्य रूप से यूरोप महादेश में। एशिया में जो है, एशिया वाला पार्ट, ये जो अल्टाई है, काराकोरम है, हिमालयाज है, जागरोश है, हिंदू कुश पर्वत है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, तिएनशान है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मैकडोनाल्ड रेंज, ये सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया में है। इसे ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग फिर से एक बार डिटेल डिस्कशन करें, पर्वतों के निर्माण का क्या क्या आधार है, कैसे कैसे पर्वत बनते हैं। तो एक पर्वत का जो पार्ट है ये मोड़दार और वलित। मोड़दार वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में मोड़ना, फोल्डिंग करना याद आ जाएगा। जैसे हम लोग पेज को मोड़ते हैं, जैसे हम लोग कपड़े को फोल्ड करते हैं, तो फोल्डिंग कहाँ से नाम आया, कैसे नाम आया, और ये किस कैटेगरी, किस आधार पे इसका नाम पर्वतों के नाम पर पड़ा है, किस बेस पे पड़ा है, फॉर्मेशन के किस बेस पे, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आप यदि A4 साइज पेपर लेते हैं और इनको दोनों साइड से दबाते हैं तो क्या होगा? क्या ऐसे उभार आएगा, ऐसे धसेगा, ऐसे उभार आएगा, ऐसे धसेगा? ठीक उसी तरह से हमारा जो पृथ्वी है बहुत सारे प्लेटों में बटा है, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये सभी आपस में गति करते हैं, और गति करते हुए आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। यही गति जो है प्लेट टेक्टोनिक कहलाता है, जिसे हम लोग आगे वाले किसी सीरीज में देखेंगे, किसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जब ये प्लेट जो धरती, पृथ्वी छोटे छोटे भाग से बटा हुआ, छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है, जब ये प्लेट इन प्लेट से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? अब देखिए, जो समुद्र है वहाँ बहुत सारे अवसाद जमा है, और इस अवसाद, बहुत सारे गीली मिट्टी अवसाद है, इस अवसाद को दोनों तरफ से दबाएंगे, क्या होगा? कुछ भाग ऊपर उठेगा, और इसी तरह से जो बनने वाले पर्वत जो है मुर्दार या वलित पर्वत कहलाता है। अर्थात पृथ्वी की पपड़ी पर लगने वाला संपीड़न शक्ति, अर्थात कंप्रेशनल फोर्स जब पृथ्वी की पपड़ी पर पड़ता है तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, और जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो तलछटी मतलब अवसाद, जो जमा हुआ अवसाद है, ये ऊपर की ओर उठती है, और इसी तरह से ऊंचे और विस्तृत पर्वत श्रृंखला बन जाता है, जिसका उदाहरण है फोल्डेड माउंटेन। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है फोल्डेड माउंटेन कैसे बना, तो ऑप्शन दे देगा कि ज्वालामुखी से, भूकंप से, कैसे, तो उसमें एक ऑप्शन होगा प्लेट टेक्टोनिक से। तो प्लेट टेक्टोनिक से जो है मुर्दार या वलित पर्वत अर्थात फोल्ड माउंटेन बना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखना है मुर्दार या वलित पर्वत के लिए। साथ ही परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो पर्वत श्रृंखला है ये ब्लॉक है या मुर्दार है या फिर अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है वो किस श्रेणी में आता है, फोल्डेड में आता है कि ब्लॉक में आता है या फिर अलग टाइप में आता है, ज्वालामुखी वाला में आता है, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। आइए देखते हैं हम सबसे पहले ये जो आपने कॉन्सेप्ट लिया मुर्दार या वलित पर्वत, इसमें कुछ और पॉइंट देख लें। इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वलित पर्वत आमतौर पर जो है परतदार तलछटी चट्टानों से बना होता है। आपको क्या बताए कि अवसाद जमा होता है और उन अवसादों पे दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्स वर्क करता है और ऊपर उड़ जाता है, तो ये होता है वलित पर्वत। और इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है तथा ढलान तीव्र होता है। ऊंचाई अधिक और ढलान तीव्र हो तो ऐसे पर्वत
किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं? ऐसे पर्वत जो है वलित पर्वत अर्थात फोल्डेड माउंटेन का पार्ट माना जाता है। और अधिकतर वलित पर्वतीय भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय है, इसे ध्यान रखेंगे, सक्रिय है, नॉट नॉन एक्टिव बट एक्टिव, एक्टिव है, ये सक्रिय है। और ये भूकंप ज्वालामुखी गतिविधियों से भी प्रभावित होते हैं, ऐसे भी पर्वत श्रृंखला। आइए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सीरीज का ये यहीं पे है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस तरह की है, किस टाइप की है। ठीक उसी तरह से आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखेंगे हम लोग प्रमुख जो है वलित पर्वतमालाएं, मेजर फोल्ड माउंटेन्स रेंजेस जो है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे वलित में आता एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत को हम लोग देखेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला अर्थात एंडीज माउंटेन कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है। आपने देखा था ये दोनों साउथ अमेरिका का ही है। आप ऐसा ना सोचे कि नॉर्थ अमेरिका का मैप है, दोनों को दोनों साउथ अमेरिका का मैप है। दोनों मैप से आपको क्लियर हो जाए इसीलिए आपको दो मैप से दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एक नज़र डाल ले साउथ अमेरिका महादेश अर्थात दक्षिण अमेरिका महादेश के देशों पर। यह दक्षिण अमेरिका का मैप है, दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है। इन देशों में देखिए कौन कौन सा देश है? फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, गुआना अर्थात दो वाला गुआना के बीच में एक सूरीनाम, याद रखेंगे। वेनेजुएला सबसे ऊपर है, कोलंबिया इक्वाडोर, वेनेजुएला और इक्वाडोर के बीच में कोलंबिया है, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, ब्राजील, ये सभी के सभी देश जो है किसके हैं? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि दक्षिण अमेरिका के दो मात्र ऐसे देश, दो देश ऐसे कौन कौन से हैं जो असल रूद है अर्थात लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो आप देख सकते हैं, देख के जवाब देख सकते हैं, आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में मात्र ऐसे दो देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से सटी हुई नहीं है। तो क्या क्या दिखा आपको दोस्तों? एक बोलिविया है, एक है पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे ऐसे दो देश है जिनकी सीमा समुद्र से नहीं सटी हुई है, टच नहीं हो रही है। तो ये दोनों लैंड लॉक्ड हो गया अर्थात भूमि से ही घिरा हुआ है, भू आवध भी बोलते हैं इसे। तो असल रुद या भू आवध एक ही बात हुआ। बात करें चिली का फैलाव देख रहे हैं आप कहाँ से कहाँ तक है, ये सभी आप देश को एक नज़र देखें। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है एंडीज दक्षिण अमेरिका के पश्चिम किनारे पर अवस्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है किस किनारे पे है, तो आप याद रखेंगे ये इसका पूर्वी किनारा हुआ, ये पश्चिमी किनारा। देखिए एंडीज का ये इमेज है, ये पश्चिमी किनारा, ये पूर्वी किनारा, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो किस किनारे पे हो जाएगा? पश्चिमी किनारे पे है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किस आधार पर सबसे लंबी हम बता रहे हैं? तो 7200 किलोमीटर फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और इसकी सर्वोच्च बिंदु जो है, सर्वोच्च शिखर जो है जिसको बोलते हैं पीक, सबसे ऊंचा जो पीक है वो कौन सा है? तो इसका नाम है अकांकागुआ। 6960 मीटर की ऊंचाई पर है अकांकागुआ, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज में कई सक्रिय ज्वालामुखी और विशाल हिमनद भी है। ज्वालामुखी और हिमनद भी पाया जाता है। ग्लेशियर देखिए यहाँ इक्वेटर है, आपको देख के लगेगा सर इक्वेटर के आसपास तो ग्लेशियर हो नहीं सकता। बिल्कुल सही है, नहीं होगा। होगा कहाँ? तो ये जो सबसे दक्षिणी वाला भाग है, और दक्षिणी वाला भाग किसके पास है? तो ये दक्षिणी ध्रुव के आसपास है, तो यहीं पे ग्लेशियर पाया जाएगा। तो ज्वालामुखी भी है और ग्लेशियर भी है। और यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय किस आधार पे होगा? क्योंकि इसे इक्वेटर जो है एंडीज को क्रॉस कर रही है, तो इस आधार पर इसका उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल हो जाएगा। और शीतोष्णकटिबंधीय अर्थात टेम्परेट कैसे होगा? क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव के आसपास भी पड़ता है, इसीलिए इसका जो है शीतोष्ण ज्वालामुखी भी होगा इस पर्वत श्रृंखला का। आगे इसको और डिटेल से देखते हैं। पहले तो आपने देखा रॉकी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कैंडिनेवियन भी था, आल्प्स भी था, एटलस यहाँ था, यूराल था, क्यूनलुन था और तिएनशान था, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? तो हम लोग बात कर रहे हैं एंडीज की। एंडीज को देखिए, एंडीज का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो ये वेनेजुएला से भी है। इस इमेज में थोड़ा सा ये कट गया है, लेकिन वेनेजुएला में भी इसका फैलाव है। आप ऐसे इमेज को समझ सकते हैं। वेनेजुएला से लेकर के वेनेजुएला, उसके बाद कोलंबिया के नीचे आप देख सकते हैं इक्वाडोर के नीचे देख सकते हैं आप पेरू देख सकते, ये रहा कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, उसके बाद बोलिविया के बाद अर्जेंटीना और चिली। इतने देशों में टोटल 7 देशों से होकर गुजरती है। आप इस इमेज से भी अनुमान लगा सकते हैं कौन कौन सा देश है और कैसे कैसे होकर के ये गुजर रहा और कहाँ तक आता है। और नाम है
क्या, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको। देखिए आप अपने नोटबुक पे इसे ड्रॉ करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें रॉकी पर्वत श्रृंखला की, तो ये रहा आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला। आप जो ऐसे करके देख रहे हैं ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये लिखा भी है रॉकी माउंटेन्स, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। यह रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उत्तर अमेरिका में, हम लोग अभी देख रहे थे सबसे पहला एंडीज तो दक्षिण अमेरिका था, ये उत्तर अमेरिका है और उत्तर अमेरिका का ये मैप भी है। और ये कितने किलोमीटर तक, जहां एंडीज 7200 है, 7200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वहीं रॉकी जो है 4800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह कनाडा से लेकर अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है। तो ये रहा कनाडा वाला भाग। ये अलास्का जो यूएसए का भाग है, ये खुद यूएसए है। तो ये कनाडा से यूएसए तक फैला हुआ है, 2 देशों में फैला हुआ है। जिस तरह से एकांकागुआ रॉकी एंडीज की सर्वोच्च चोटी थी, ठीक उसी तरह से रॉकी की सर्वोच्च बिंदु जो है, सर्वोच्च चोटी जो है, सबसे ऊंची जो चोटी है, माउंट एल्बर्ट है। ध्यान रखेंगे कौन सा, माउंट एल्बर्ट है। इसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। आपने पीछे ही देखा है सी ऑफ माउंटेन्स जो था रॉकी का ही एक पार्ट था, भाग था, क्योंकि यहाँ कई समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, इसीलिए इसे सी ऑफ माउंटेन कहा जाता है। और यह भाग है कहाँ, तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया वाले भाग में। और रॉकी पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कॉपर, लीड, जिंक, कोल, ये सभी मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के सभी लोग इससे परिचित हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी से। देखिए ये रहा हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी। ये लगभग 2500 किलोमीटर क्षेत्र लंबाई में फैला हुआ है और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व में 10 यदि सबसे ऊंचे पर्वत चोटियों को देखा जाए तो उसमें सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है और 10 में से 9 जो है ये एशिया महादेश में है, ये भी याद रखें, और हिमालय में है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जब वलित पर्वत है तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इसे देख लेंगे। हिमालय पर्वत का निर्माण जब इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का आपस में टक्कर हुआ तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी बना है। तो इसे याद रखेंगे। कौन कौन चीज़ याद रखना है, भारतीय प्लेट, देखिए इंडियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही चीज़ है, इसका नाम इंडियन प्लेट भी कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन एक ही चीज़ है, अलग नहीं है, ध्यान रखेंगे। और यूरेशियन प्लेट का आपस में टकराने से हिमालय पर्वत बना। और हिमालय पर्वत के 3 भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ये हिमालय के 3 भाग है। इसे और डिटेल से हम लोग किसी और दूसरे वीडियो में देखेंगे, जहां हम लोग भारत के सभी पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे। वहां पे हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं, आल्प्स पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो यूरोप में। कहाँ है, यूरोप में। ये देख सकते हैं यूरोप का मैप है, यूरोप में फैला हुआ है। और किस किस देश में है, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली में फैला हुआ है। और कुछ कुछ देश आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देश है। इसमें देखेंगे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, माउंट ब्लैंक है सर्वोच्च चोटी। और आल्प्स यूरोप के जलवायु, नदियों और पर्यटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यह रहा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, इटली और यहीं पे लिechtenstein भी है, ये देख सकते हैं, ये देश भी है। और आल्प्स में ही, आल्प्स पर्वत यही श्रृंखला है, इसे ध्यान रखेंगे कितने देशों से होकर गुजरता है। साथ ही दक्षिण आल्प्स की बात हमने आगे की थी, चर्चा की थी। ऑस्ट्रेलिया के जो थोड़ा सा पूर्व और दक्षिण में फैला हुआ था यह दक्षिण आल्प्स कहलाता है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में अवस्थित है। देखिए ये न्यूजीलैंड का 2 द्वीप है, ये है उत्तरी द्वीप और यह है दक्षिणी द्वीप। तो दक्षिणी द्वीप में फैला हुआ है, नाम क्या है, दक्षिण आल्प्स है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है आओ रॉकी, माउंट कुक, ये दोनों नाम है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इसकी सबसे ऊंचाई कितनी है, 3724 मीटर है इसकी ऊंचाई है। और यहाँ हिमनद और बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। हिमनद से, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर है। और स्नो कैप्ड पीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कहाँ है, न्यूजीलैंड में है, नाम है कुक, माउंट कुक या आओ रॉकी, इसे ध्यान रखेंगे। ये रहा आपको इमेज में न्यूजीलैंड का मैप। ये दक्षिण आल्प्स हो गया। और आल्प्स कहाँ है, तो ये है यूरोप महादेश में। एटलस, आपने एटलस को पीछे वाले वर्ल्ड मैप के में देखा था, अब यहाँ सेपरेट देखिए। ये रहा आपको एटलस पर्वत, एटलस आपको दिख रहा है, ये सारा ऐसे ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, ये सारा जो एटलस है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे करके गया है एटलस, आप देख रहे हैं, फिर इधर घूम करके आया। और देश की बात करें तो एटलस पर्वत जो है मोरक्को, कहाँ है मोरक्को, अब देखिए ये रहा मोरक्को। अल्जीरिया कहाँ, ये रहा आपको अल्जीरिया।
और कौन सा, ट्यूनीशिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में फैला हुआ है। आप इसे हमेशा के लिए कंठस्थ कर ले, बहुत अच्छे से समझ ले। इसे पॉज करके यदि हो सके तो आप नोट्स बना ले और अपने नोटबुक में इसे नोट कर ले। या यदि इसकी फैलाव की बात करें, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह भूमध्य सागर के समानांतर है। ये रहा आपको भूमध्य सागर, इसके समानांतर है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ है, उत्तर भी है और पश्चिम भी है। ये उत्तर वाला भाग दिखाता है, ये पश्चिम वाला भाग दिखाता है। तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में यह अवस्थित है। और सर्वोच्च शिखर जो एटलस का टूबकॉल है, टूबकॉल अर्थात 4167 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क और कृषि सीमित है। यहाँ की सेमी एरिड और एग्रीकल्चर लिमिटेड होता है यहाँ, इसे ध्यान रखेंगे। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत को अब समझते हैं। हम लोगों ने अभी बलित पर्वत को देखा, अब अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, परिभाषा क्या है, निर्माण की प्रक्रिया है, सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, जब पृथ्वी का प्लेट है, इस प्लेट पर तनाव या खिंचाव लगता है, या तो फिर इधर इधर जाएगा या दोनों एक दूसरे को प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। तो दोनों की वजह से क्या होगा, भ्रंश या दरार उत्पन्न होगी। भ्रंश या दरार अर्थात फॉल्ट और क्रैक्स डेवलप होंगे इस पृथ्वी में। और ये जो दरार है, किनारे कुछ भाग ऊपर उड़ जाते हैं, कुछ भाग जो दरार है, देखिए ये दरार है, दरार पड़ गया। अब इसे किसी की सहारा की नहीं, किसी का सहारा नहीं मिल रहा है, दरार पड़ चुका है, सेपरेट हो चुका है। ये क्या होगा, नीचे धंस जाएगा। ये पार्ट जैसे ही नीचे धंसेगा, ये पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट नीचे धंसेगा और नीचे धंसने से क्या होगा, यहाँ वैली बन जाएगा और इस वैली को बोलते हैं रिफ्ट वैली। और जो उठा हुआ पार्ट रह जाता है, यही पार्ट जो है ब्लॉक माउंटेन अर्थात हॉर्स माउंटेन कहलाता है, ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। तो ऊपर उठे हुए हिस्से को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। और आमतौर पर खड़ी ढाल और लंबी और चोटी वाले होते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि ब्लॉक या अवरोधी पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, तो ये कॉन्सेप्ट है। और प्रश्न यहाँ से होता है कि निम्न में से कौन सा जो है पर्वत श्रृंखला ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखेंगे, प्रमुख उदाहरण जो मेजर एग्जाम्पल की बात करें तो कैलिफोर्निया, यूएसए का सियारा नेवेदा, आपने देखा था ऊपर सियारा नेवेदा था, ये रहा सियारा नेवेदा और ये रहा सियारा माद्रे। तो सियारा नेवेदा की मैं बात करूं, सियारा नेवेदा जो है ब्लॉक माउंटेन है। ये कुछ भाग नीचे धंस जाने और कुछ भाग ऊपर उठ जाने से बना है, इसीलिए इसे ब्लॉक माउंटेन के श्रेणी में रखते हैं। और यूएसए में किस प्रांत में है, तो कैलिफोर्निया प्रांत में है। सियरा नेवेदा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक माउंटेन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पूछा जाएगा विश्व का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, तो हमेशा याद रखेंगे यह है सियरा नेवेदा। सियरा नेवेदा याद रखने की बात है, यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब वासाच रेंज की बात करें तो वासाज रेंज पूछा गया है परीक्षाओं में कि वासाज रेंज किस देश में है, तो यूएसए याद रखेंगे। और यूएसए की किस प्रांत में, तो उटाह प्रांत में। तो वासाज रेंज जो है उटाह प्रांत यूएसए में अवस्थित है। और क्लासिक एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का, अर्थात क्लासिक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, इसे भी याद रखेंगे। यूएसए का है ये रहा। इसके आसपास जो है ये जो वासाज रेंज है, वासाज रेंज जो आपको इसके आसपास पड़ेगा, वासाज रेंज इसके आसपास है वासाज रेंज। आपको आगे बढ़े, आगे है देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल तो आपने देखा है, 2 एग्जाम्पल आपको एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक है सियरा नेवेदा और दूसरा है वासाज। सियरा नेवेदा और वासाज दोनों अमेरिका में ब्लॉक माउंटेन है। इसके अलावा हम लोग 3 और ब्लॉक माउंटेन 3 अलग अलग कंट्री में देखते हैं। सबसे पहले जर्मनी में भी एक ब्लॉक माउंटेन है, नाम ही है ब्लैक फॉरेस्ट, नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। और एक फ्रांस में है, फ्रांस में जो है उसका नाम है वासेज है। और एक है पाकिस्तान में ब्लॉक माउंटेन और इसका नाम है सॉल्ट रेंज। आप देखिए इमेज से भी देख लीजिए, 3 देश था, एक है जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान, इसीलिए 3 इमेज आपको लोगों के लिए लाए हैं। 3 इमेज में 3 आप देख सकते हैं मैप में देख सकते हैं। सबसे पहले जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट देखें तो ये रहा आपको पूरा का पूरा जर्मनी कंट्री और ये है इसका ब्लैक फॉरेस्ट, ये है ब्लैक फॉरेस्ट। और इसके अलावा फ्रांस का वासजेस जो है, वासजेस कहाँ है, तो ये है फ्रांस कंट्री और ये है वासजेस पर्वत श्रेणी है। ये है पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा साल्ट रेंज। तो इसे बहुत आसानी से आप मैप देख करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे है गुंबदकार अर्थात डोम माउंटेन। डोम माउंटेन क्या होता है, डोम से आप तो समझ रहे हैं, ये जो गुंबद के आकार का माउंटेन होगा, ये माउंटेन क्या कहलाएगा, डोम माउंटेन या गुंबद आकार।
सबसे पहले बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी के भीतर से ऊपर की ओर उठने वाली शक्ति के कारण इसका निर्माण होता है। और ऊपर की ओर उठने वाली शक्ति होती कौन है, तो आपको पता है वोल्केनिक एक्टिविटी अर्थात ज्वालामुखी क्रिया, और टेक्टोनिक अपलिफ्ट जो होता है ये होता है ऊपर उठने वाली प्रक्रिया। और इसी के कारण डोम माउंटेन बनता है। आप तीन इमेज से देख सकते हैं डोम माउंटेन का शेप कैसा होगा, कैसा होता है डोम माउंटेन, और कैसे ज्वालामुखी का जो लावा ऊपर की ओर उठेगा, तो ऊपर यदि भूपृष्ठ जो है, जो क्रस्ट है बहुत मजबूत होगा तो उसे तोड़ नहीं पाएगा, और तोड़ नहीं पाएगा और बहुत अधिक बल नीचे से ऊपर की ओर लगा रहा है, तो सभी पार्ट को लेकर के ऊपर उठ जाएगा। और जैसे ही सभी पार्ट को ऊपर उठेगा तो ये उभर जाएगा पार्ट, और कौन सा शेप बनाएगा, डोम शेप बनाएगा। तो यही डोम शेप है और यही गुंबदाकार पर्वत है। और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण है, इसे देखेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। पहले एक बार और देख ले, इस चीज को और क्लियर कर ले कि जब पृथ्वी पपड़ी के नीचे मैग्मा ऊपर की ओर धकेला जाता है, जो आपको समझाया है वही बात यहाँ पे आप रिटेन फॉर्म में देखिए, परंतु सतह को तोड़कर बाहर नहीं निकलता है तो स्थल ऊपर की ओर उभर जाता, उभर जाना अर्थात ऊपर की ओर बल्ज शेप लेना अपवार्ड के रूप में, और यही डोम शेप होता है, डोम शेप बन जाता है, गुंबदाकार बन जाता। आप देख सकते हैं इमेज में यही है। और इस प्रकार बनी भूमि आकृति को गुंबदाकार पर्वत अर्थात डोम माउंटेन्स कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा डोम माउंटेन का भाग है, का उदाहरण है, तो आपको ये सभी याद रखना होगा। और ये सभी के सभी आप देख रहे हैं, ये यूएसए, ये भी यूएसए और ये यूएसए, तीनों के तीनों यूएसए का ही भाग है। आप ये देख रहे हैं डोम माउंटेन, सिनसिनाटी उभार है, सिनसिनाटी उभार, और ब्लैक हिल्स है, ब्लैक हिल्स है, और बिग हॉर्न्स है। इसी के आसपास बिग हॉर्न्स भी आता है दोस्तों, बिग हॉर्न्स इसी के आसपास आता है। ये सभी के सभी जो है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। फिर से आप देखेंगे सिनसिनाटी उभार, सिनसिनाटी डोम इंग्लिश में, ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स अर्थात दक्षिण डकोटा राज्य में है, ये यूएसए, ये दक्षिण डकोटा राज्य में है। और ये गुंबदाकार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है जो क्रिस्टल अपलिफ्ट से बना है। और बिग हॉर्न्स जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह भी गुंबदाकार पर्वत का एक विशिष्ट उदाहरण है, इसे ध्यान रखेंगे, ये गुंबदाकार पर्वत का एग्जाम्पल है। अब बात करें एक और टाइप है जिसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स माउंटेन कहा जाता है। तो ये बनता कैसे है, जैसे कि पर्वत निर्माण की कई प्रक्रियाएं होती है और एक से अधिक प्रक्रियाएं जब किसी पर्वत निर्माण में सहयोग दे, सहायक हो, तो ऐसे पर्वत निर्माण को किस श्रेणी में रखेंगे, तो मिश्रित श्रेणी या जटिल श्रेणी में रखेंगे। जैसे जब टेक्टोनिक या वॉल्केनिक या इरोजनल या फोल्डिंग, ये अलग अलग टाइप है पर्वत निर्माण के, और ये सभी के सभी एक ही साथ कार्य करें जिससे कि पर्वत का निर्माण हो, तो इस तरह के पर्वत निर्माण कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। और ऐसे ही पर्वतों को मिश्रित या जटिल पर्वत श्रृंखला या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी है। इसे पहले एक और देख लें, निर्माण प्रक्रिया में आपने जो ऊपर देखा टेक्टोनिक वर्क करेगा, टेक्टोनिक से फोल्ड या फॉल्ट पड़ेगा। इसके बाद ज्वालामुखी उभार होगा जिसमें विस्फोट से लावा नीचे पर्वत ऊपर आएगा और कुछ भाग बनाएगा। और इरोजन और डेनुडेशन होगा, अपक्षय और अपरदन होगा, और नदी, हवा और ग्लेशियर द्वारा अपरदन से पर्वत आकार और भी जटिल हो जाता है, इसे ध्यान रखेंगे आप। बात करें एग्जाम्पल मिक्स्ड जो माउंटेन है उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे जब मिक्स्ड की बात है तो उसमें जब अलग अलग भी एग्जाम्पल हो सकता है। आपने जो पहले पढ़ लिया है उसका भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि वहाँ वह प्रक्रिया कार्य कर रहा था लेकिन उसमें और एक से ज़्यादा प्रक्रिया कार्य करता है। आप सबसे पहले देखिए सियरा नेवेदा, सियरा नेवेदा आपने देखा था, ये रहा सियरा नेवेदा। और सियरा नेवेदा जो है ये भी एक तरह से मिक्स्ड का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ क्या क्या वर्क किया है, तो फॉल्टिंग, फोल्डिंग, वॉल्केनिक, ये सभी के सभी फीचर्स, ये सभी के सभी जो है प्रोसेस वर्क किया है, तब जा करके बना सियरा नेवेदा माउंटेन जो ऊपर था। और एनाकोंडा पर्वत श्रृंखला, एनाकोंडा कहाँ है, तो यूएसए में है, और यूएसए के विभिन्न भूगर्भिक प्रक्रियाओं से निर्मित हुआ है यह, और जटिल संरचना वाली श्रेणी है। और ये देख सकते हैं आप, एनाकोंडा जो है ये पर्वत श्रृंखला है और यूएसए में है एनाकोंडा। और हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय तो शुद्ध रूप से फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन यदि बात करें तो इसमें अन्य जो मोर, भ्रंश, ग्लेशियर क्रियाएं, ये सब भी वर्क किया है। इस आधार पर इसे मिक्स्ड श्रेणी में भी रखा जा सकता है। आगे देखिए अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, रेसिडुअल माउंटेन्स अर्थात रिलिक्ट माउंटेन्स, ये क्या होता है, तो ये जब अब वर्ड कहाँ से आया, अवशिष्ट या रेसिडुअल अर्थात रेस्ट बच गया। किस कारण से रेस्ट बना, इरोजन के बाद या अपरदन के बाद,
जो पार्ट बच गया है वही अवशिष्ट पर्वत अर्थात रेसिडुअल माउंटेन्स का पार्ट होगा। तो होता क्या है, दीज आर नॉट ओरिजिनल माउंटेन्स, या ओरिजिनल माउंटेन होता नहीं है। रेसिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन द ओरिजिनल माउंटेन्स आर वर्न ड्रॉन एजेंट बाय द इरोजन। जब लंबे समय तक अपर्दन के कारण घिस जाने के बाद जो बचा हुआ भाग बच जाता है, शेष बच जाता है, वही शेष भाग बचा हुआ भाग जो है अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। इसे ध्यान रखेंगे। तो शेष भाग, तो निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या वर्क किया, तो अपक्षय अर्थात वेदरिंग और अपर्दन इरोजन वर्क किया, धीरे धीरे क्षीण होते गया और कठोर अपर्दन प्रतिरोधी चट्टानें शेष रह गई और बाद बाकी जो कमजोर चट्टानें थी वह या तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी अन्य कारक से, ग्लेशियर द्वारा ये वहां से हट गया, अपर्दन हो गया। और इन पर्वतों में ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि उनका अपर्दन हो चुका है, परंतु संरचना बहुत पुरानी और अस्थिर होती है। इसे ध्यान रखेंगे। प्रमुख उदाहरण क्या है, तो जो आप देख रहे हैं अवशिष्ट पर्वत का इंडिया में भी एग्जाम्पल है और इंडिया से बाहर भी है, इसे ध्यान रखेंगे। आपने ऊपर पेनाइन पर्वत श्रेणी के बारे में देखा था। पेनाइन पर्वत श्रेणी जो है ये मोरदार पर्वत थे, मोरदार अर्थात फोल्डेड माउंटेन थे, जो अब इरोड होकर के लो रेंजेज में कन्वर्ट हो गया है, अर्थात यह रेसिडुअल अर्थात अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला बन गया है। और यह है आपको पेनाइन कहाँ, इंग्लैंड के। और साथ ही अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो आप देख रहे थे, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ये कभी बहुत ऊंचे पर्वत हुआ करते थे, इस पे अब अपर्दन के कारण गोलाकार पहाड़ियों में परिवर्तित हो गया है। ये भी रेसिडुअल माउंटेन का पार्ट हो गया, अपलेशियन माउंटेन। आगे देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली रेंज इंडिया में भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो आज अवशिष्ट रूप से शेष बचे हैं। तो भारत का ये रहा अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी भी इसका एक एग्जाम्पल है। और स्कॉटिश हाईलैंड जो है प्रारंभिक पर्वतों के अपर्दन से बनी पुरानी चट्टान, आप देख सकते हैं ये स्कॉटलैंड का पार्ट है, स्कॉटिश हाईलैंड, ये भी जो है अपर्दन का पार्ट है। इस तरह से आपने टोटल 4 इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल देखा रेसिडुअल माउंटेन का। पहला जो देखा पेनाइन इंग्लैंड का, अपलेशियन यूएसए का, अरावली इंडिया का और स्कॉटिश लैंड स्कॉटलैंड का। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला की बात कर ले तो आप देखिएगा व्हाइट माउंटेन परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। व्हाइट पूछा जाता है, देखिए इस जितने भी कलर से रिलेटेड मैं एक बार क्लियर कर दूँ। व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट, इन सभी को आप लोग एक बार देख लीजिए। ब्लैक फॉरेस्ट अच्छे से देखिए। सबसे पहले व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन दोनों के दोनों यूएसए में, इसे ध्यान रखेंगे। ब्लू माउंटेन अर्थात नीलगिरी की पहाड़ी, ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ी भारत हो जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी हो जाएगा। तो रंग से संबंधित जितने भी फॉरेस्ट आपको परेशान करता है आज के बाद ऐसे याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा, हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब बात करें व्हाइट माउंटेन की, तो आपने क्या देखा, व्हाइट और ब्लैक दोनों यूएसए में है और यूएसए के न्यू हैम्पशायर और माइने राज्य में अवस्थित है। और यह किसका पार्ट है, अपलेशियन। आपने देखा ये अपलेशियन रेंजेज है और अपलेशियन ये पूर्वी भाग में, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में है। और उसी में से एक पार्ट है उत्तर का जो दिशा है, उत्तर की दिशा में ही व्हाइट माउंटेन आता है। और ये इनकी चट्टानें ग्रेनाइट से बनी है व्हाइट माउंटेन की, और सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा चमक देता है, सफ़ेद चमक देता है, इसीलिए इसका नाम सफ़ेद माउंटेन पड़ा है। और इसके सबसे ऊंची जो चोटी है तो इसका नाम है माउंट वानसिंगटन। माउंट वानसिंगटन किसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो माउंट वानसिंगटन जो है ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला या व्हाइट पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। माउंट वानसिंगटन को क्या कहा जाता है, ये जो माउंट वानसिंगटन सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है, यह घर है किसका, वर्ल्ड वर्स्ट वेदर अर्थात विश्व के सबसे खराब मौसम का ये घर है। क्योंकि ऊंचाई पर अवस्थित है, वहाँ का मौसम तो खराब होगा ही। और यह जो क्षेत्र है ट्रैकिंग, स्कीइंग और पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे आपने ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन दोनों को देखा, दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में है या नॉर्थ कैरोलिना राज्य में अवस्थित है। आप देख सकते हैं ये रहा ब्लैक माउंटेन। और ये ग्रेट एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला का ये भी भाग है। आपने जो ग्रेट एप्लेशियन देखा था, ग्रेट एप्लेशियन का ही भाग जो है व्हाइट माउंटेन भी है और ब्लैक माउंटेन भी उसी का भाग है। और इनमें पर्वतों का नाम घने डार्क फीर और स्प्रूस पेड़ों के कारण इसका बहुत ज़्यादा काला घना और अंधेरा वाला होता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक पड़ा। क्या, क्योंकि यहाँ डार्क वाला और बहुत सारे फर और स्प्रूस के पेड़ होते हैं और इस स्प्रूस के पेड़ के कारण यहाँ हमेशा अंधेरा
अंधेरा छाया रहता है, और अंधेरा किसको डिनोट करता है? ब्लैक को। ब्लैक मतलब काला को, अर्थात काला माउंटेन ब्लैक माउंटेन नाम इसीलिए पड़ा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है मिसेल, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मिसेल जो है पूर्वी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह क्षेत्र घने और वनों और जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस है, ब्लैक माउंटेन। आगे बात करें ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की, तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है कहाँ अवस्थित है? तो जर्मनी तो पता है, अभी आपने बार बार पढ़ा है। जर्मनी के किस भाग में? तो ये जर्मनी है, ये पूरब भाग है, ये पश्चिम भाग है, ये दक्षिण भाग है, ये उत्तर वाला भाग है। तो दक्षिण और पश्चिम, बिल्कुल ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, ये वाला है ब्लैक फॉरेस्ट। तो कहाँ? तो जर्मनी के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। इन पर्वतों के नाम यहाँ के घने स्प्रूस, पाइन और फर वनों के कारण इसका नाम पड़ा है ब्लैक फॉरेस्ट। कैसा है फॉरेस्ट? ब्लैक है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है फील्डबर्ग, अर्थात जो काला जंगल वाला पर्वत है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट को, इसका फील्डबर्ग है, सबसे ऊंची चोटी है। 1493 मीटर इसकी ऊंचाई है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। इधर से होकर के राइन नदी गुजरती है, ये देख सकते हैं, ये है राइन। यहाँ देखें राइन लिखा हुआ है, राइन रिवर। तो राइन रिवर के ये राइन रिवर ये पूरा वाला भाग है, अर्थात राइन नदी के पूर्वी किनारे पे कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। और यह जो क्षेत्र अपने कुक्कू घड़ी निर्माण और पारंपरिक लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बात आई है राइन रिवर की, तो एक बार यहाँ देख ले राइन रिवर। तो ये रहा आपको राइन रिवर। राइन रिवर जो है कहाँ से निकलती है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है। और यह कहाँ से होकर के बहती है? तो आप देख सकते हैं जर्मनी के साथ साथ ये जर्मनी है और ये है नीदरलैंड। जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के बहती है और कहाँ जाकर के गिरती है? तो उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। ये रहा नॉर्थ सी, अर्थात उत्तरी सागर में जाकर यह गिर जाती है। कोलन और बान जैसे प्रसिद्ध शहर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। कोलोन और बान, और दोनों जर्मनी के हैं। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर कौन सा फॉरेस्ट देखा आपने? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत देखा आपने। और पश्चिमी किनारे पर वास्सेज पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ है? फ्रांस में। ये पश्चिम में जो है फ्रांस में वास्सेज पर्वत श्रृंखला है। और यह घाटी, तब घाटी बन गया। एक तरफ फ्रांस का जो है वास्सेज है, इधर वास्सेज है, और इधर जो आपने देखा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट याद रखेंगे सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, और इधर क्या है? वास्सेज। इधर जो है आपने वास्सेज देखा, और आगे VOSGES वास्सेज देखा, और इस साइड देखा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन देखा। और बीच में क्या? गहरा भाग है, और यहाँ से राइन रिवर निकलती है। और यही राइन रिवर जो है इसीलिए यहाँ बोला जाता है घाटी से होकर बहती है। और घाटी यूरोप के सबसे सुंदर और ऐतिहासिक घाटियों में से एक माना जाता है। आगे बात करें विश्व की अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियों की, तो अराकान योमा चाप भी आता है, अर्थात अराकान योमा माउंटेन रेंजेज जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो म्यांमार में। आप देख सकते हैं ये अराकान योमा है और ये म्यांमार में अवस्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। साथ ही प्रमुख पहाड़ियाँ हैं नागा, चीन और लुसाई और पटकोई, इसी की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और यह अधिकांश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यह फैला हुआ अराकान योमा। और अराकान योमा की सर्वोच्च चोटी हमेशा याद रखेंगे सॉरी दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये है माउंट विक्टोरिया। इसकी सर्वोच्च चोटी अराकान योमा का माउंट विक्टोरिया है। और यह पर्वत श्रृंखला भारतीय प्लेट और वर्मी प्लेट के टकराव से बना है। यह वर्मा का प्लेट है, वर्मा अर्थात म्यांमार, और इधर भारतीय प्लेट और वर्मी प्लेट के टकराने से यह पर्वत श्रृंखला बना है, इसे ध्यान रखेंगे। माउंट टिटलिस परीक्षाओं में पूछा गया अभी तक प्रश्न। माउंट टिटलिस जो है किस देश में अवस्थित है? तो आप यहाँ से समझ सकते हैं माउंट टिटलिस कितना सुंदर है। इसी स्विट्जरलैंड को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। और भारत का स्विट्जरलैंड जो है कश्मीर है। तो ये स्विट्जरलैंड है, और ये कितना मनोहर और अच्छा दृश्य है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं। ये माउंट स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, और यह एक ज्वालामुखी लावा से निर्मित पर्वत है। ज्वालामुखी लावा से निर्मित हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है 3238 मीटर है। और माउंट टिटलिस आल्प्स पर्वत तंत्र का एक भाग है, और यह स्विट्जरलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थल में से है, जहां बर्फ की चोटी और केवल कार राइड्स प्रसिद्ध है। यहाँ का केवल कार राइड्स ये प्रसिद्ध हैं। ये माउंट टिटलिस है, और ये किसका भाग है? तो ये याद रखेंगे आल्प्स पर्वत श्रेणी जो देखे आपने, ये आल्प्स पर्वत श्रेणी का ही भाग है माउंट टिटलिस।
आगे देखिए, अगला है एपीनाइन पर्वत। यहाँ से भी एसएससी में भी और बीपीएससी और अदर एग्जाम में जो पीसीएस का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, वहाँ से एपीनाइन से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। एपीनाइन पर्वत जो है किस देश में अवस्थित है, किस कंट्री में अवस्थित है? तो ये देख रहे हैं आप, कौन सा कंट्री देख रहे हैं, इतना लंबा कंट्री कौन सा होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये इटली है। इटली में एपीनाइन पर्वत जो है इटली में अवस्थित है। इनका विस्तार पूरे इटली प्रायद्वीप में, प्रायद्वीप अर्थात जो तीन ओर से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप होता है, अर्थात हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत है प्रायद्वीपीय भारत, और ये इटली का ये प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप इधर टेरेनियन सी है, इधर आयनियन सी है, इधर एडियाट्रिक सी है, ये तीन ओर से सी से घिरा है। और इधर कहते तो मेडिटेरियन सी भी है, ये तीन और चार ओर से, तीन ओर से कम समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इटली प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है यह, इसे ध्यान रखेंगे। एपीनाइन है और साथ ही कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है? 1350 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कॉर्नो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है 2912 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। एपीनाइन पर्वत इटली की रीढ़ की हड्डी है के रूप में जाना जाता है, और यह पर्वत श्रृंखला ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंपों के लिए भी जाना जाता है। एपीनाइन हमेशा याद रखेंगे, इटली, एपीनाइन इटली। देखिए आल्प्स देखिए आप दक्षिण का आल्प्स देखिए, एक और आल्प्स है जिसका नाम है दिनारिक आल्प्स। तो दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवानिया तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं इन सभी कंट्री को, जितना आप नाम देखे हैं यहाँ तक फैला हुआ है दिनारिक आल्प्स। और इन पर्वतों की चट्टान मुख्यतः चूना पत्थर से बना है। दिनारिक आल्प्स का पर्वत किससे बना है? चूना पत्थर से। और यह पर्वत श्रृंखला जो है एड्रियाटिक सागर के समानांतर फैली है। यह रहा आपको एड्रियाटिक सागर, और इसी के समानांतर जो है दिनारिक आल्प्स जो फैला हुआ है। और दिनारिक आल्प्स में कई गुफाएं हैं, काष्ठ घाटियाँ। काष्ठ घाटियाँ क्या होता है कि कोई पर्वत है, कोई चोटी है या कोई चट्टान है, ये चूने से बना है और इस पर पानी आता है तो यहाँ छेद हो जाता है, छेद होता है तो यहाँ घाटी बन जाता है, गुफा बन जाता है, तो यही काष्ठ घाटियाँ होता है और यहाँ झीलें पाई जाती है। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। जूरा पर्वत की बात करें, जूरा माउंटेन, ये कहाँ है? तो यहाँ से भी प्रश्न आप देख सकते हैं, एसएससी में भी और यूपीएससी बीपीएससी के सिविल सर्विसेज में कई बार एग्जाम में पूछा गया। और हाल फिलहाल में अभी आप 2025 की बात करें तो 2025 के बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, एएसओ का, बीपीएससी में एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। जूरा पर्वत श्रेणी जो है यह किन देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित है। और यहाँ एसएससी भी प्रश्न पूछा है, एसएससी भी प्रश्न पूछा है, ध्यान रखेंगे। तो जूरा पर्वत आप आज याद रख लें, ये रहा आपको स्विट्जरलैंड और ये रहा आपको फ्रांस। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जो है सीमा पर किसकी, कौन सी पर्वत है? जूरा पर्वत है। किसके सीमा पे है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पे है। और यह पर्वत श्रृंखला चूना पत्थर की मुर्दार पर्वत श्रेणी से बना है। नाम जूरा कहाँ से आया? तो जुरासिक वैज्ञानिक काल का नाम इसी पर्वत के नाम पर रखा गया है। और यहाँ की पहाड़ियाँ जो है घने वन और सुंदर घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है जूरा पर्वत। तो पिरेनीज पर्वत, ये भी प्रश्न एसएससी भी पूछा है यहाँ से, और इधर जो यूपी पीसीएस है उसमें भी पूछा गया था यह प्रश्न। तो पेरेनीज पर्वत श्रृंखला, पेरेनीज माउंटेन स्पेन और फ्रांस के बीच है। ये रहा आपको स्पेन, ये रहा फ्रांस, और इसके बीच जो है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, और इसी पर्वत श्रृंखला का नाम है पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, ये फ्रांस और स्पेन के बीच है, प्राकृतिक सीमा बनाता है, अर्थात इसके इधर वाला पार्ट फ्रांस है और इसके इधर वाला पार्ट स्पेन है। और यह आइबेरियाई प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीप अर्थात तीन ओर से पानी से घिरा हुआ आइबेरियाई प्रायद्वीप को यूरोप के बाकी भाग से अलग करता है। और यदि इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहे तो ये भी कह सकते हैं बे ऑफ बिस्के से लेकर के कहाँ तक है? मेडिटेरियन सी तक है। ये रहा मेडिटेरियन, ये मेडिटेरियन सी है तो मेडिटेरियन सी तक है, और अर्थात भूमध्य सागर तक है। इन पर्वतों की में औसत ऊंचाई जो है 2500 मीटर से अधिक है। और यह पर्वत श्रृंखला हिमाच्छादित है, यहाँ पे बर्फ जमा रहता है, ग्लेशियर रहता है। चोटियाँ और सुंदर ग्लेशियर घाटियों के लिए बहुत ही फेमस है। आगे देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये रहा आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड वाले मैप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पूर्वी भाग में है। और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। किस महादेश में है? तो ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वी तट के समानांतर, ये पूर्वी तट हो गया। क्वींसलैंड से लेकर के, ये ऊपर में क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड से लेकर के और नीचे साउथ वेल्स
और विक्टोरिया राज तक है। साउथ वेस्ट और विक्टोरिया राज यहाँ तक आ जाता है। ये है आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है, सर्वोच्च बिंदु जो है, यह है कॉसेस्को। ठीक है, माउंट कॉसेस्को जो है 2228 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत श्रृंखला जलवायु, नदी और कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे ध्यान रखेंगे इमेज और मैप के थ्रू। बात आती है माउंट मैकिनले या डेनाली की। ये माउंट मैकिनले और डेनाली है कहाँ? तो अलास्का वाला पार्ट जो देखे थे आप नॉर्थ अमेरिका में, अपने वर्ल्ड मैप में आपको दिखाए थे। एक तरफ मैकिनले था, एक तरफ मैकेंजी था। तो बात मैकिनले के करते हैं। मैकिनले जो है यह अलास्का का ही ऊंचा भाग है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 6190 मीटर और यह अलास्का पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। और आपने देखा था माउंट मैकिनले को, और अगस्त 2015 में इसका आधिकारिक नाम बदल करके मैकिनले से हटा के डेनाली कर दिया। डेनाली नाम का अर्थ है स्थानीय भाषा में महान या ऊंचा होता है। और यह पर्वत 7 महाद्वीपों के 7 सर्वोच्च शिखर में से एक है। 7 महाद्वीप का 7 सर्वोच्च शिखर, उसमें से एक है कौन सा? डेनाली अर्थात माउंट मैकिनले, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो यह जो रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, ये रहा आपको माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस रहा रूप और यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है, 5642 मीटर है। यह काकेकस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। आपने देखा था काकेकस पर्वत श्रृंखला उसी में अवस्थित है। यूरोप और एशिया की सीमाओं पर फैला हुआ है। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है, तो माउंट एल्ब्रुस का निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं, निष्क्रिय अर्थात डॉर्मेंट वॉल्केनो के लिए फेमस है। साथ ही यह रूस का प्रमुख पर्यटन स्थल और पर्वतारोहण स्थल भी है, ये याद रखेंगे। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में अवस्थित है। किस देश में? तंजानिया देश में अवस्थित है। आप देख सकते हैं, ये रहा आपको तंजानिया, ये रहा माउंट किलिमंजारो जो पूरी तरह से तंजानिया में अवस्थित है माउंट किलिमंजारो। और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर और 3 ज्वालामुखी शिखर किबो, मोवेंजी और सीरा से मिलकर बना है। माउंट किलिमंजारो पर अस्थायी हिमनद पाए जाते हैं, हालांकि वे तेजी से पिघल रहे हैं और ये 7 समिट में से एक है। 7 महाद्वीप 7 सर्वोच्च चोटी में से एक ये भी है माउंट किलिमंजारो। और आगे बात करें इसमें तो एशिया का कौन सा हो जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, हिमालय का। केवनेकेशे जो है ये कहाँ है? स्वीडन में है। आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ ये देख रहे हैं केवनकेशे, ये जो है इसकी जो ऊंचाई है कहीं कहीं 2113 भी मीटर होता है और कहीं कहीं 2097 भी होता है। इसमें बहुत कन्फ्यूज होना ही नहीं है। यह स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। यह पर्वतों और हिमनद और बर्फ की परतों से यहाँ यह सालों भर जमा हुआ रहता है। गोलन हाइट्स जो दिख रहा है आपको, ये जो इमेज में दिख रहा है, ये जो मैप में दिख रहा है, ये है आपको गोलन हाइट्स। ये गोलन हाइट्स ये उच्च भूमि है, पहाड़ी एरिया है और सीरिया का एक चट्टानी पठार है। पहाड़ी एरिया अर्थात पठार है, प्लेट्यू है, ये सीरिया का है। किसका है? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, किसका है? तो सीरिया का है। सीरिया का। इस पर किसने अधिकार जमा लिया था? तो इजराइल ने इस पर अधिकार कर लिया था। और यदि बात करें गोलन हाइट्स कितने देशों से सटा हुआ है, तो ये सीरिया हो गया, जिसका पार्ट है वो हो गया, ऊपर लेबनान हो गया, इधर इजराइल हो गया, नीचे जॉर्डन हो गया। तो ये टोटल 4 देशों से सटा हुआ है। और 1967 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। और यह अपने सामरिक और राजनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा किस महत्व के लिए? सामरिक, स्ट्रेटेजिक के लिए, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इसका। और 1981 में इजराइल ने इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से अपने में मिला लिया था और यह भी आज भी क्षेत्रीय विवाद का विषय बना हुआ गोलन हाइट्स। आगे देखें तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से कवर किया है और इतने अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि आप सभी एमसीक्यू को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आपसे कितना एमसीक्यू हल हो रहा है। पहले आप वीडियो को अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से देख ले, उसे पॉज कर दे, फिर आंसर देने का प्रयास करें। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी क्वेश्चन, सभी आंसर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आइए सबसे पहला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बिल्कुल ये इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। एंडीज जो है ये अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित था और ये सबसे लंबी श्रृंखला है। और टोटल कितने किलोमीटर में फैला हुआ था? तो 72 किलोमीटर में फैला हुआ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसे भी ध्यान रखेंगे। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका महादेश में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका महादेश में एंडीज है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, यूरोप में आल्प्स है, एशिया में
एशिया में क्या है, हिमालय है, इसे याद रखेंगे। तो एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, इन देशों से, टोटल 7 देशों से होकर गुजरता था। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है रॉकी पर्वतों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बिल्कुल सही है, माउंट एल्बर्ट जो है रॉकी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 4401 मीटर है। इसे ध्यान रखेंगे, 4401 मीटर है, रॉकी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, इसे ध्यान रखना है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है हिमालय पर्वत किसके टकराव से बना? किन दो प्लेटों के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत बना है? तो बिल्कुल सही, इसका है भारतीय और यूरेशियन, अर्थात इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आप इमेज में बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है यह है माउंट ब्लैंक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, माउंट ब्लैंक सबसे ऊंचा है और माउंट ब्लैंक जो है इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है और फ्रांस और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। यह कहाँ पे है? एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ से इटली है। फ्रांस और इटली की सीमा पे जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या है? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक उसकी सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए अगला प्रश्न। एटलस पर्वत किन देशों में फैला है? आपने देखा था एटलस पर्वत जो है 3 देशों में मुख्यतः फैला हुआ था। कौन कौन सा? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। और यही आपको बताए थे, आप ट्रिक बना लीजिए एक एमएटी मोरक्को, एस अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में फैला हुआ है। और ये जो तीनों देश है किस महादेश का भाग है? तो ये अफ्रीका महादेश का भाग है, इसे याद रखेंगे। और एटलस पर्वत जो है कहाँ फैला हुआ है? दिशा यदि आपसे पूछे तो आप हमेशा याद रखेंगे उत्तर पश्चिम अफ्रीका में फैला हुआ है। किसमें? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में फैला हुआ है। 3 देशों में फैला है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका महादेश में फैला है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? आपने क्या समझा पर्वतों का सागर? तो पर्वतों का सागर जो है इसका सही आंसर आपने अच्छे से समझ लिया है, आप अच्छे से आंसर भी दे रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे, जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। इससे पता चल जाएगा आपने कितना सीखा, आपको कितना आ रहा है, आप कितना कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर हो पाया है। तो सी ऑफ माउंटेन्स रिफर्स टू किसको बता रहा है? ब्रिटिश कोलंबिया। और आप जानते हैं ब्रिटिश कोलंबिया किसका भाग है? तो आपको बताए थे कनाडा का एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया। इसी को बोलते हैं पर्वतों का सागर, क्योंकि यह यहाँ पे क्या है? अनेक पर्वत श्रृंखला है। अनेक पर्वतों का श्रृंखला होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पर्वतों का सागर। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ऊंचाई में हमेशा जो है हिमालय आएगा। ऊंचाई में ऊंची पूछा जाए तो हमेशा याद रखेंगे हिमालय। और लंबी पूछा जाए, जब आपसे लंबी पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे एंडीज। लंबी में ऊंची में हिमालय, इन दोनों को याद रखेंगे। लंबी और ऊंची अलग अलग है, ठीक है। हिमालय हो गया। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट का एक अलग हम लोग इंडियन जो माउंटेन पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग माउंट एवरेस्ट को और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तत्काल के लिए आप जान लीजिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये 8850 मीटर है। पहले 8848 था, अब 2 मीटर और बढ़ा के इसे नोट किया जाता है, तो हो गया 8850 मीटर। अगला प्रश्न देखें। आओ रॉकी या माउंट कू कहाँ अवस्थित है? ये अलग अलग एक ही नाम है किसका? तो ये पीक का नाम है, सर्वोच्च चोटी का नाम है। तो ये किस महादेश की सर्वोच्च चोटी है और चोटी का नाम है वो उस श्रृंखला का नाम क्या है? यहाँ से भी प्रश्न आपको बन सकता है। तो सबसे पहले यदि देखें किस देश में अवस्थित है, इसका सही आंसर न्यूजीलैंड में है। और क्या नाम है? तो आप देखे थे दक्षिणी आल्प्स। क्या नाम है? दक्षिणी आल्प्स जो है इसका नाम है दक्षिण आल्प्स जो है पर्वत चोटी का ये है माउंट कुक या आओ रॉकी, ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न को देखें तो अगला पर ब्लॉक पर्वत किससे बने होते हैं? तो ब्लॉक पर्वत तनाव या भंसन से बनते हैं, कंप्रेशनल फोर्स से बनते हैं। ये इसका सही आंसर है ब्लॉक पर्वत का। सियरा नेवेदा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सियरा नेवेदा जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत आपने देखा था, सियरा नेवेदा को ही बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है सियरा नेवेदा और यूएसए में है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट, जैसे ही फॉरेस्ट लग गया, फॉरेस्ट लगने से क्या समझ में आ रहा है? यह कहाँ का है, किस देश का है, किस देश में अवस्थित है? बिल्कुल सही, जर्मनी में अवस्थित है। और जर्मनी के किस भाग में देखे थे आप? दक्षिण पश्चिम भाग में।
दक्षिण पश्चिम भाग में है, जर्मनी के दक्षिण पश्चिम भाग में ये अवस्थित है। और राइन नदी के पूरब में है। और किस नदी के पश्चिम में है? ये ब्लैक फॉरेस्ट तो राइन नदी के पूरब में है। और राइन नदी के पश्चिम में जो था ये क्या था? तो वास्सेस था, फ्रांस का। आगे देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी जो है, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, फील्डबर्ग। ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है फील्डबर्ग, जिसकी जो ऊंचाई थी 1493 मीटर है। 1493 मीटर फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट का सर्वोच्च शिखर है। यह सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च शिखर है फील्डबर्ग। इसे याद रखेंगे 1493। राइन नदी कहाँ से निकलती है? आपने देखा था राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। किससे? आल्प्स पर्वत से निकलती है राइन नदी, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। और जर्मनी और नीदरलैंड होते हुए, याद रखेंगे किन दो देशों से होते हुए? जर्मनी और नीदरलैंड। जर्मनी और नीदरलैंड होते हुए कहाँ मिल जाती थी? ये उत्तरी सागर में। इसे ध्यान रखेंगे, उत्तरी सागर में गिर जाती थी। उत्तरी सागर में गिर जाती थी। यह राइन नदी कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत से। किन देशों से होकर? जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के। कहाँ गिर जाती है? तो उत्तरी सागर में जाकर के मिल जाती है। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह आपको अवशिष्ट पर्वत अर्थात रेसिडुअल माउंटेन का पार्ट है। अवशिष्ट क्या होता है? जब जो भाग अपरदन के बाद शेष बच जाता है उस भाग को अवशिष्ट बोलते हैं। और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और ये भारत के सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सबसे अवशिष्ट और अवशिष्ट जो है पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ये है भारत का। भारत में राजस्थान राज्य में ये पाया जाता है, मिलता है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। माउंट एल्ब्रुस कहाँ है? तो माउंट एल्ब्रुस जो है ये रसिया अर्थात यूरोप में है। माउंट एल्ब्रुस कहाँ है? तो रूस के, यूरोप के रूस में। यूरोप के रूस में माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो माउंट एल्ब्रुस जो है निष्क्रिय, आपने देखा था, यह निष्क्रिय पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका है? निष्क्रिय अर्थात डोरमेंट। डोरमेंट ज्वालामुखी, डोरमेंट जो वॉल्केनो होता है, डोरमेंट वॉल्केनो का यह उदाहरण है, एग्जाम्पल है। किस प्रकार का है माउंट एल्ब्रुस? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? आपने क्या समझा, क्या पढ़ा? आप कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर को, आपका जो आंसर हो रहा है, आपको जितना मार्क्स आ रहा है, 35 में से कितना मार्क्स आया, इसे लिखते चलेंगे। माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया। और किस महादेश में? अफ्रीका महादेश के तंजानिया में है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो तंजानिया में वो अवस्थित है, माउंट किलिमंजारो। अगले प्रश्न पे आते हैं। और साथ ही माउंट किलिमंजारो का अगला प्रश्न देख लेते हैं। यही है, यही आप ऊपर बताने वाले थे, लेकिन आप क्वेश्चन को ही देखिए, आप आंसर लगाइए। आपने क्या पढ़ा? माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी थी? बिल्कुल सही जवाब है आपका 5859। 5859 जो है, सॉरी 5895 है। 5895 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है माउंट किलिमंजारो की। और इसमें 3 ज्वालामुखी शिखर था, ये भी आपको बताया था। 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट डेनाली पूर्व में मैकिन्ले नाम था और अब वर्तमान में माउंट डेनाली हो गया। ये कहाँ अवस्थित है? तो आपने क्या देखा? माउंट डेनाली ये जो है आपको अलास्का, और अलास्का का कहाँ का? अलास्का यूएसए। यूएसए के अलास्का वाले भाग में है माउंट डेनाली, अर्थात पूर्व में मैकिन्ले नाम था, अब डेनाली हो गया है। और यह उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई पूछा जाए तो 6190 मीटर इसकी ऊंचाई है, 6190 मीटर। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न को देखें। जूरा पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? जूरा माउंटेन आर फेमस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जूरा माउंटेन जो है जुरासिक काल के नाम से इसका नाम पड़ा, जूरा माउंटेन, इसीलिए यह प्रसिद्ध है, जुरासिक काल। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, जुरासिक काल के नाम से नाम पड़ा है, इसीलिए जुरासिक भूवैज्ञानिक काल का नाम जूरा पर्वत के नाम पर रखा गया था। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है। एपिनाइन पर्वत कहाँ है? आपने बहुत अच्छे से डिटेल से देखा था, इमेज और मैप के थ्रू देखा था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। एपिनाइन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, एपिनाइन जो है इटली में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और एपिनाइन पर्वत इटली का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली का रीढ़ है यह। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ऐसे देखे थे, ऐसे करके उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। इटली के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था, यही है एपिनाइन पर्वत। अगले प्रश्न को देखिए। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अवस्थित है? तो पिरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस के बीच अवस्थित है। किसके बीच अवस्थित है? स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वत है। और स्पेन और फ्रांस के बीच जो है यह प्राकृतिक सीमा बनाता है, इसे याद रखने की जरूरत है। प्राकृतिक सीमा बनाता है किसके बीच? सॉरी दोस्तों,
स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वत जो है प्राकृतिक सीमा बनाता है। आगे देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह कहाँ है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बिल्कुल सही, आप सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन में, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये है ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पे आ जाए 24 के बाद 25 पे, माउंट कॉसियुस्को कहाँ अवस्थित है? तो यह भी ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट कॉसियुस्को कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ब्लैक पर्वत कहाँ है? तो ब्लैक पर्वत, ब्लैक माउंटेन कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल सही। तो आपने क्या क्या देखा था? ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन दोनों यूएसए में था, यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना में। और आपने ब्लू माउंटेन भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में। इसे हमेशा क्लियर रखेंगे। ब्लैक पर्वत जो है नॉर्थ कैरोलिना राज्य में अवस्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। माउंट मिशेल प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल, इसीलिए फेमस है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। अगले प्रश्न पे आ जाए तो अगला प्रश्न है, डोम कैसे बनते हैं? तो डोम माउंटेन आर फॉर्म, कैसे फॉर्म्ड होते हैं? तो बिल्कुल सही, ज्वालामुखी उभार के कारण। ज्वालामुखी उभार जब पपड़ी को नहीं तोड़ पाता है, क्रस्ट को, ऊपर पट्टी को नहीं तोड़ पाता है, तो पूरे भाग को ऊपर उठा देता है, और यही ऊपर उठा हुआ भाग जो है डोम माउंटेन बनता है। इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अराकान योमा कहाँ अवस्थित है? तो अराकान योमा म्यांमार में अवस्थित है, बिल्कुल सही आंसर है म्यांमार। अराकान योमा म्यांमार में अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है, अराकान योमा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अराकान योमा का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट विक्टोरिया इसका सर्वोच्च शिखर है। अराकान योमा का सर्वोच्च शिखर माउंट विक्टोरिया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर है माउंट विक्टोरिया की ऊंचाई। आगे दिनारिक आल्प्स, 3 आल्प्स था, पहला है केवल आल्प्स, दूसरा है दक्षिणी आल्प्स, तीसरा है दिनारिक आल्प्स। तो दिनारिक आल्प्स कहाँ है? तो बिल्कुल सही, यह भी यूरोप में ही है। जिस तरह से आल्प्स यूरोप में है, उसी तरह से दिनारिक आल्प्स भी यूरोप महादेश में है। महादेश से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। यह आल्प्स की ही शाखा जो अल्बानिया से स्लोवानिया तक फैला हुआ है। दिनारिक आल्प्स किन चट्टानों से बना है? तो इसका यह जो बनावट है, इसका स्ट्रक्चर है, यह है चूना पत्थर से मिलकर के बना है दिनारिक आल्प्स, और मुर्दार पर्वत श्रृंखला है यह। माउंट टिटलिस कहाँ है? आपने देखा था इमेज, बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य था, उसका बहुत सारा बर्फ जमा हुआ था, पर्वत था। तो आप अब याद आ रहा होगा उस इमेज से, यही होता पिक्टोरियल माइंड। इसी माइंड से, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है स्विट्जरलैंड। माउंट टिटलिस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। माउंट टिटलिस की ऊंचाई जो है 3238 मीटर है, और ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत का यह हिस्सा है माउंट टिटलिस। अगला प्रश्न है, गोलन हाइट्स कहाँ है? तो गोलन हाइट्स इसका सही आंसर है सीरिया में है। और किसने इस पर कब्जा किया था? इजराइल, और अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है, और सामरिक दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अगला प्रश्न भी वही है, ये जो गोलन हाइट्स का महत्व क्या है? तो यह सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटजिक के पोजीशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल से जो पहले लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद MCQ, और जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया है। आपसे क्वेश्चन बन रहा है, आप इसे सीख पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ये सभी बातें आप कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं, हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो इसे भी बता सकते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप अवश्य बताएं, और आगे नेक्स्ट टॉपिक किस विषय पे, किस टॉपिक पे होगा, ये भी हमें ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स, और चैनल को सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं दोस्तों इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट और एक और बहुत अच्छे वीडियो में, बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।